वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स के 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, बहुविकल्प प्रश्न हैं जिसे आज हम सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है उसको लीजिए। द डिमांड फॉर नेसेसिटीज, जो आवश्यकता वाली वस्तुएं होती हैं उनके संदर्भ में मांग की लोच कैसी होती हैं? हाईली इनइलास्टिक होती हैं, अत्यधिक बेलोजदार होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। जो नेसेसिटीज होती हैं उनके संदर्भ में क्या होता है? वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, मांग में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए हम कहते हैं कि मांग की लोच कैसी होती हैं? अत्यधिक बेलोजदार होती हैं। जो इलास्टिसिटी है वो क्या होगी? लेस देन 1 इकाई से कम होती हैं। नेक्स्ट देखिए, आय में परिवर्तन होने से मांग में होने वाला परिवर्तन होता है। ठीक है, अगर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाए और आय में परिवर्तन होने से अगर वस्तु की मांग में परिवर्तन होगा तो इसको हम क्या कहेंगे? मांग की आय लोच कहेंगे, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे कि आय में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से पूर्वानुमान फोरकास्टिंग की सांख्यिकी विधि नहीं है। ठीक है, पूर्वानुमान लगाने के लिए सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से रिग्रेशन, लिस्ट स्क्वायर मेथड और जो ट्रेंड वैल्यू मेथड होती हैं, ये तीनों एक तरह से सांख्यिकी विधियां होती हैं। कंज्यूमर सर्वे, ठीक है, ये इसमें नहीं सम्मिलित होगी। अगला देखिए, वह नियम जो वस्तु की कीमत और पूर्ति मात्रा के बीच सीधे संबंध को बताता है। बिल्कुल सिंपल सा है, पूर्ति का नियम। पूर्ति का नियम क्या बताता है? किसी वस्तु की कीमत और उस वस्तु की पूर्ति मात्रा के बीच में धनात्मक संबंध होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है। मतलब अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की पूर्ति भी बढ़ेगी, और कीमत अगर कम हो जाती है तो उस वस्तु की पूर्ति जो है वो क्या होगी? कम हो जाएगी। मतलब वस्तु की कीमत और पूर्ति में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है, और इस वजह से पूर्ति वक्र का आकार कैसा होता है? धनात्मक ढाल का होता है, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ। नेक्स्ट देखिए, जब कीमत बढ़ती है तो पूर्ति मात्रा, ठीक है, वस्तु की कीमत बढ़ने से पूर्ति भी क्या होगी? बढ़ेगी, और इसको कहा क्या जाएगा? पूर्ति में विस्तार कहा जाएगा, एक्सपांड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। वस्तु की कीमत बढ़ने से पूर्ति बढ़ेगी तो ये क्या होगा? विस्तार कहलाएगा। ठीक है, और कीमत के स्थिर रहने पर अगर वस्तु की पूर्ति बढ़ जाएगी तो इसको हम क्या कहेंगे? इंक्रीज इन सप्लाई कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, पूर्णतया बेलोजदार पूर्ति की स्थिति में पूर्ति वक्र, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व जो होता है वो किस शेप का होगा? वाई अक्ष के पैरेलल। ठीक है, ये जो हमारा वाई एक्सिस है, ओ वाई एक्सिस, इसके पैरेलल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? वर्टिकल कहते हैं। हिंदी में कहते हैं इसको लंबवत, या पूर्णतया बेलोजदार, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व है ये आपका, इस तरीके से। अगला देखिए, वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से पूर्ति मात्रा में उतना ही प्रतिशत परिवर्तन हो। जैसे वस्तु की कीमत में अगर 10% का परिवर्तन हो जाए और वस्तु की पूर्ति में भी 10% का परिवर्तन हो, तो दोनों में अगर समान अनुपात में परिवर्तन होगा तो पूर्ति की जो लोच है वो कैसी होगी? इकाई लोचदार होगी, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई उसको कहा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, when supply of commodity decreases on fall in its price। ठीक है, जब वस्तु की जो पूर्ति है वो उसकी कीमत में कमी के साथ में घट जाती हैं। जब वस्तु की कीमत घटने से वस्तु की जो पूर्ति है वो कम हो जाती है। ठीक है, वस्तु की पूर्ति कम क्यों हो रही है? कीमत में कमी के कारण। तो इसको क्या कहा जाएगा? तो देखिए, जब कीमत में परिवर्तन से पूर्ति में अगर परिवर्तन हो, कीमत के बढ़ने से अगर पूर्ति बढ़ती है,
तो इसको हम क्या कहते हैं, विस्तार कहते हैं, एक्सपांड कहेंगे, अभी हमने पढ़ा था। और जब कीमत घटने से पूर्ति अगर घट जाए, जिसको क्या कहा जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कहा जाएगा, पूर्ति में संकुचन कहा जाएगा। तो पूर्ति में संकुचन और विस्तार किस वजह से होता है, कीमत में परिवर्तन के कारण। और कीमत के स्थिर रहने पर अगर पूर्ति घट जाएगी तो उसको क्या कहा जाएगा, पूर्ति में कमी। और कीमत के स्थिर रहने पर पूर्ति बढ़ जाएगी, इसको क्या कहा जाएगा, पूर्ति में वृद्धि कहा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उपयोगिता की कौन सी अवधारणा बताती है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। उपयोगिता विश्लेषण, ठीक है। उपयोगिता को मापने की दो विचारधारा हैं। क्रमवाचक विचारधारा कहती है उपयोगिता को माप नहीं सकते, केवल क्रम दे सकते हैं। जबकि कार्डिनल अप्रोच जो गणनावाचक विचारधारा है वो क्या बताती है, उपयोगिता को मापा जा सकता है, उपयोगिता को संख्या के रूप में माप सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने से जो उपयोगिता प्राप्त होगी, तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से जो उपयोगिता मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। या कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होगा उसको क्या कहा जाएगा, सीमांत उपयोगिता। नेक्स्ट देखिए, कुल उपयोगिता घटना प्रारंभ हो जाती है जब, ठीक है, कुल उपयोगिता जब घटने प्रारंभ हो जाएगी, ये देखिए इस तरीके से ये कुल उपयोगिता है। और जब कुल उपयोगिता घटना प्रारंभ हो जाएगी तो उसमें सीमांत उपयोगिता की क्या स्थिति होगी, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाएगी। कब, जब कुल उपयोगिता घटना प्रारंभ हो जाती है, कुल उपयोगिता घट रही है तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी, ऋणात्मक। नेक्स्ट है, उपभोक्ता की बचत को कहा जाता है कंज्यूमर सरप्लस को, और हम क्या कह सकते हैं, बायर्स सरप्लस कहते हैं, ठीक है। क्रेता की बचत भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। बायर्स कौन होता है, क्रेता, जो खरीदार हैं उसकी बचत या उपभोक्ता की बचत, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट देखिए, विच शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू प्रोडक्ट, ठीक है, दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को कौन दर्शाता है जहां पे समान संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फेक्शन समान मिलता है, उसको प्रदर्शित करने के लिए इनडिफरेंस कर्व, जो तटस्था वक्र होते हैं या उदासीनता वक्र, या जिनको हम अनधिमान वक्र भी कह सकते हैं, ठीक है। अनधिमान वक्र, तटस्था वक्र, उदासीनता वक्र, ये तीनों एक ही हैं, जो क्या प्रदर्शित करते हैं, दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोग जहां पे समान संतुष्टि मिलती है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होता है, इक्वल। नेक्स्ट देखिए, तटस्थता वक्र का ढाल होता है, जब हम तटस्था वक्र बनाते हैं तो ये इस तरीके का बनता है जिसको हम कहते हैं ऋणात्मक ढाल कहते हैं। यहाँ डाउनवर्ड स्लोप होता है, डाउनवर्ड टू राइट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तटस्था वक्र का जो ढाल होता है वो कैसे होगा, नीचे की ओर गिरता हुआ, दाईं ओर, ठीक है। तो ऑप्शन ए, डाउनवर्ड टू द राइट। नेक्स्ट, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होता है, द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इंक्लूड्स, कैपिटल ऑफ सेविंग्स बिल्कुल सही है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स ये भी बिल्कुल सही है, इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग, ठीक है, ये भी सही है, बचत का निवेश, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए अगला, आंतरिक मितव्ययिताएं संबंधित होती हैं, ठीक है, जो इंटरनल इकोनॉमीज हैं, जो एक फर्म के अंदर से वो विपणन से संबंधित हो सकती है, मार्केटिंग इकोनॉमीज हो सकती हैं, फाइनेंशियल इकोनॉमीज हो सकती हैं, वित्तीय मितव्ययिताएं हो सकती हैं, या लेबर इकोनॉमीज हो सकती हैं, श्रम मितव्ययिताएं, तीनों प्रकार की हो सकती हैं। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, when the output produces maximum for the given level of input the firm achieve, ठीक है, जब उत्पादन के जो साधन होते हैं उनका स्तर दिया हुआ है
तो एक फर्म क्या करती है, उत्पादन के अधिकतम स्तर को प्राप्त करती है, अधिकतम स्तर पर वो क्या कर रही हैं, उत्पादन कर रही है। इसका मतलब उसके पास में उत्पादन की जो तकनीक है उसका पूरा उपयोग हो रहा है, ठीक है, जो इफिशिएंट यूज होना चाहिए तकनीक का वो हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रौद्योगिकी दक्षता को दर्शाता है, मतलब एक फर्म के पास में जो तकनीक प्रौद्योगिकी अवेलेबल है उसका अच्छे से उपयोग हो रहा है, जिससे कुल उत्पादन क्या हो गया है, अधिकतम हो गया है, मैक्सिमम हो गया है। नेक्स्ट देखिए, कुल स्थिर लागत वक्र का आकार। देखिए कुल स्थिर लागत क्या होती है, जो उत्पादन की मात्रा के घटने या बढ़ने के साथ साथ में बदलती नहीं है, चाहे उत्पादन की मात्रा जीरो भी हो तभी भी वो क्या होती हैं, स्थिर होती हैं। और इसका जो वक्र बनेगा वो कैसा बनेगा, एक्स अक्ष के समानांतर, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या जिसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस बिंदु पर कुल आगम एवं कुल लागत एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आपका टी आर कर्व पूर्ण प्रतियोगिता का बना लिया हमने, और ये हमने टीसी कर्व बना लिया। तो जहां पे टी आर कर्व और टीसी कर्व एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है, वहां पे क्या होता है, टी आर इक्वल टू टीसी होता है, और टी आर इक्वल टू टीसी होता है। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कह सकते हैं, सम विच्छेद बिंदु कहा जाता है, जहां पे टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल होती हैं। अगला देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म अपने लाभ को बढ़ाएगी जब डैश ज्यादा हो, जब एआर एवरेज रेवेन्यू अगर एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है तो फर्म का क्या होगा, लाभ होगा। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो उत्पादन की मात्रा जब बढ़ाएगी, ठीक है, जब एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है तो इसी स्थिति में फर्म का लाभ क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें से हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट देखिए, विभेदकारी एकाधिकार, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली कैन बी कैटेगराइज्ड, ठीक है, उसका जो वर्गीकरण है वो व्यक्तिगत स्तर पर कर सकते हैं, स्थान के आधार पर कर सकते हैं, उपयोग के आधार पर किया जा सकता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, डील्स विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन, जो व्यक्तिगत निर्णय होते हैं उनके व्यवहार से संबंधित होता है, मेकिंग यूनिट सच एज कंज्यूमर, रिसोर्सेज ओनर एंड सो, ठीक है। तो उपभोक्ताओं का जो व्यक्तिगत निर्णय होता है उसका जो अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। जो इंडिविजुअल डिसीजन होते हैं वो एक तरह से व्यष्टि अर्थशास्त्र के साथ में संबंधित होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक के साथ में। नेक्स्ट देखिए, एक फर्म का लाभ उत्पादन की डैश पर निर्भर करता है, ठीक है, उत्पादन की मुख्य रूप से वो लागत के ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है, और कीमत के ऊपर भी निर्भर कर सकता है कि वस्तु की कीमत कितनी है। तो यहां पर अगर थोड़ा सा ऑप्शंस में चेंजेस हो सकता है। अगला देखिए, वस्तु की निश्चित कीमत मांग की कीमत लोच को रखेगी, ठीक है, वस्तु की कीमत का स्तर अगर निम्न, एक तरह से या हम कह सकते हैं कि जब वस्तु की कीमत बहुत कम होती है तो उसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, तो वस्तु की मांग में भी कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। और वस्तु की मांग में अगर परिवर्तन नहीं होता है, ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, तो मांग की कीमत लोच जो होगी वो कैसी होगी, निम्न होगी, या अत्यधिक हम बेरोजगार कह सकते हैं। अगला देखिए, निकृष्ट वस्तुओं, इंफीरियर गुड्स, ठीक है, या जिनको हम निम्न स्तरीय या घटिया वस्तु भी कह सकते हैं, के संदर्भ में मांग की आय लोच कैसी होगी। तो जो घटिया वस्तु होती है, आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी पूछा हुआ है, तो आय अगर बढ़ेगी उपभोक्ता की, ठीक है, परचेसिंग पावर अगर बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, जो निकृष्ट वस्तुएं हैं उनका उपभोग वो घटा देगा, इनकी जो मांग है वो क्या करेगा, कम, क्योंकि अब उपभोक्ता इनकम बढ़ने के साथ साथ में जो अच्छी क्वालिटी वाली गुड्स है उनकी डिमांड वो ज्यादा करेगा। तो यहाँ पे मांग की लोच कैसी होगी, नेगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी, ठीक है। इंफीरियर गुड्स में जो इनकम इलास्टिसिटी है वो कैसी होती है, नेगेटिव। नेक्स्ट देखिए, वस्तु की कीमत में वृद्धि से उस पर किया जाने वाला कुल व्यय घटता है। जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसके ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो क्या होता है, घट जाता है। तो मांग की कीमत लोच कैसी होगी,
अधिक होगी। एक से ज्यादा हम कह सकते हैं। जब वस्तु की कीमत और कुल व्यय के बीच में विपरीत संबंध होता है तो मांग की लोच क्या होती है? इकाई से अधिक। और जब कीमत और कुल व्यय में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है, धनात्मक संबंध होता है, तो मांग की लोच क्या होगी? कम होगी, एक से कम होगी। नेक्स्ट देखिए, जब मांग और पूर्ति बराबर हो तो बाजार में क्या होगा? बिल्कुल सिंपल सा है, बाजार में क्या होगा? संतुलन की स्थिति होगी। ये सप्लाई वक्र है, ये डिमांड कर्व है, यहाँ पे दोनों बराबर हैं, तो इस ई बिंदु पर डिमांड और सप्लाई, मांग और पूर्ति दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? संतुलन बिंदु कहते हैं। मार्केट क्या होगा? संतुलन की स्थिति में होगा। और ओपी कीमत क्या होगी? संतुलित कीमत होगी, इक्विलिब्रियम प्राइस होगी। ओ क्यू मात्रा जो है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी, संतुलन मात्रा होगी। और ये जो पॉइंट ई है, ई बिंदु क्या होगा? संतुलन बिंदु होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। नेक्स्ट देखिए, बाजार की किस संरचना में औसत आगम सीमांत लागत के बराबर होती हैं? सॉरी, यहाँ पे हिंदी देखिए, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू है। ठीक है, तो हिंदी में देखिए यहाँ पे क्या होगा? सीमांत आगम होगी। तो देखिए क्या पूछा हुआ है, बाजार की किस संरचना में औसत आगम सीमांत आगम के बराबर होती है? एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। किस बाजार में होता है ऐसा? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। और इसका अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये डायग्राम बनेगा इस तरीके से। ये आपका ए आर कर्व है और वो ही एम आर कर्व होता है। केवल परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ऐसा होता है। नेक्स्ट देखिए, किस बाजार संरचना में मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का नहीं होता है? ठीक है, फर्म का जो मांग वक्र है वो ऋणात्मक ढाल का एकाधिकार बाजार में होता है। एकाधिकारी प्रतियोगिता मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में भी होता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में नहीं होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का जो मांग वक्र है वो क्या होता है? एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, क्षैतिज होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी। फिर आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, वस्तु विभेद प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है वो किस बाजार की मुख्य विशेषता है? तो देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में समरूप वस्तुएं होती है, होमोजीनियस होती हैं। और एकाधिकार में क्या होता है? क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होती है, निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं होती हैं। जबकि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट होता है, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में जो उत्पादक है उनके थोड़ा बहुत उनमें अंतर पाया जाता है वस्तुओं के, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? वस्तु विभेद कहते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और हम एमसीक्यूज की सीरीज को करेंगे।